Any doubts to anyone in the previous lecture? किसी को कोई भी डाउट? So to anyone has any doubts? किसी को कोई डाउट इस डायग्राम में? No, sir. So for clarity purposes, I have written down this equation. ये equation एक बार देख लीजिए. अगर आपको कोई डाउट है, please ask me. This is the equation related to areas. That is area BOC is equal to minus of area ABC into ANX. Likewise for AOB and AOC. सर आपने एरिया को भी मतलब ऐसे ले लिया कॉस करके मतलब सर मैं कह रहा था कि सर इसमें आपने जो एरिया ट्रायंगल एबीसी दिया है हाँ, तो आपने कॉस ऑफ थीटा एनएक्स करके आपने बीओसी का ए निकाल दिया मतलब आपने इसमें कॉस एंगल कैसे ले लिया एरिया में मतलब जैसे एग्जांपल मैं मान लीजिए, मुझे बताइए आप, ये कोई प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है कोई, और एक ये प्लेन है, इनमें एंगल थीटा है. तो बेसिकली किस चीज में एंगल है? अगर इसका फ्रंट व्यू बना दूं, ऐसे बन जाएगा फ्रंट व्यू. ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है. तो इनके नॉर्मल्स, एक का ये हुआ और दूसरे का नॉर्मल ये हुआ. तो दोनों में एंगल कितना है? थीटा ओनली. तो अगर मान लीजिए ये A2 है, ये A1 है एरिया, मुझे बताइए A1 किसके बराबर होगा? A2 cos थीटा. यस सर समझ गया अब क्लियर है आपको? यस सर तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन को साइन लिया है यहाँ पे. So this is how the area is computed. Now this is the balance of all the forces acting on this tetrahedron element. तो जो ये आपको दिख रहे हैं ये forces, this one, this and this, these are pressure forces and also called surface forces. तो ये सारी सरफेस फोर्सेस हैं, और ये जो हैं these are body forces. So these are body forces and these are surface forces. So these are surface forces. Any doubts to anyone? किसी को कोई भी डाउट? और yesterday I think one of the students has asked कि वॉल्यूम इन द चैट बॉक्स की वॉल्यूम शायद उन्होंने डिफाइन किया हुआ था 1/6 इंटू, वो कह रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. कौन थे आप? प्लीज कैन द स्टूडेंट स्पीक आउट. कौन थे जिन्होंने बताया था? सो प्लीज रिमेंबर, अगर वो स्टूडेंट नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू H. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वलेंट. तो आप दोनों फॉर्मूला से आप वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं टेट्राहेड्रन का. So I have used the first one to compute the volume.
So we applied conservation of linear momentum, that is if the body is in equilibrium, अगर equilibrium में है तो sum of all forces should be equal to 0 in each and every direction. तो जब ये हम लगाते हैं तो we get this kind of equation. Please ask me if you have any doubt in this equation. ये हमने sum of all forces in x direction लगा दिए हैं, ये फेस BOC पे थी, ये ABC फेस पे कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, और ये बॉडी फोर्स है. तो इसमें ABC एरिया गेट्स कैंसल्ड आउट एवरीवेयर, एंड इन द लिमिटिंग केस व्हेन द वॉल्यूम टेंड्स टू 0, दिस टर्म एसेंशियली टेंड्स टू 0, and we are left with minus px plus pn equal to 0 or px becomes equal to pn. तो इसी तरह से हम y डायरेक्शन में भी और z डायरेक्शन में भी. सर वो जीरो कैसे हो गया, बीच वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट जीरो कैसे कर दिया आपने? हाँ, जब वॉल्यूम 0 हो रहा होगा तो h कहां जाएगा? What is h? Distance between, perpendicular distance between origin and the point on the ABC plane. तो ये जो डिस्टेंस है, जब वॉल्यूम 0 जा रहा होगा तो ये डिस्टेंस भी तो 0 जा रहा होगा. यस सर. तो यहां पे और तो कोई चीज 0 जाने वाली रही नहीं, क्योंकि एबीसी तो कैंसिल हो गया. बीओसी क्या है? व्हाट इज दिस इक्वल टू? 1/3 of माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू ए एन एक्स. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है वो तीनों टर्म से एलिमिनेट हो सकता है. तो हमारे पास सिर्फ px माइनस में रह गया, pn रह गया माइनस में, pn पॉजिटिव में, और यहां पे रो इंटू 1/3 इंटू h इंटू bx रह गया. So you are left with सर माइनस px मल्टीप्लाई बाय anx भी तो आएगा. कहां पे? सर पहले वाले यहाँ पे माइनस px प्लस pn लिखा है ना आपने, माइनस px प्लस pn नीचे नीचे. हाँ सर यहाँ पे माइनस px मल्टीप्लाई बाय anx नहीं आएगा? anx सबसे, यहां भी तो anx था, ये तो मैंने anx लिखा हुआ है ऑलरेडी. माइनस एरिया ट्राइंगल एबीसी इंटू anx है, तो anx भी तो इन दोनों टर्म्स से खत्म हो रहा है. वो इसकी डिवीजन में चला जाएगा. और ये टर्म 0 जा रही है क्योंकि h is tending to 0. So you are left with minus px plus pn equals 0 as volume tends to 0. As volume tends to 0, h tends to 0. So body force term tends to 0 and you are left with only minus px plus pn is equal to 0. And this is equivalent to saying px is equal to pn. इसी तरह से जब आप y डायरेक्शन में करेंगे और z डायरेक्शन में करेंगे, आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे. तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली क्या आई? px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz इज इक्वल टू pn. और n क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ n? परपेंडिकुलर टू एबीसी प्लेन. परपेंडिकुलर टू एबीसी प्लेन. और एबीसी प्लेन आर्बिट्रेरी है. यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम आ गया. क्लियर है? यस सर. सो दिस इज द मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉइंट पे, अगर मैंने यहां पे ग्लास में एक पॉइंट लिया था, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लूं, that will be equal to what? P only. तो इस को हमने प्रूव कर दिया, and this is giving us a fact that pressure is a scalar quantity.
हाँ जी, क्लियर है? यस सर। Now, that was Pascal's first law. Pascal's second law applies mainly to इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें क्या था कि अगर प्रेशर आप एक जगह चेंज करते हो तो वो इक्वली हर जगह उतना ही चेंज हो जाता है. एंड वी डिस्क्राइब्ड दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म. तो हमने यहां पे बंद किया था, इज दिस वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमने क्या देखा था कि अगर मान लीजिए एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, हमने क्या बोला था, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. और अगर A2 अपॉन A1 इज 100, देन इट मीन्स F2 अपॉन F1 इज ऑल्सो 100. तो इससे मतलब क्या हुआ, फिजिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे 10 kg है कोई वेट पड़ा, तो यहां पे हम 1000 kg का वेट रख सकते हैं, तो दोनों एक ही लेवल पे होंगे, तब भी एक इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ होगा. तो 10 kg इज बैलेंसिंग 1000 kg. तो माय क्वेश्चन वाज वेदर दिस इज वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और नॉट. क्योंकि एक्चुअल में बहुत अजीब लगता है कि आपने 10 kg को 1000 kg से बैलेंस किया हुआ है. आप समझ रहे हैं? जब आपको याद होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, मान लीजिए कोई तराजू है, उसमें अगर सॉलिड्स पड़े हैं तो हमें पता है कि 1 kg है, तो ये 1 kg इसको बैलेंस करेगा. लेकिन इस केस में जब फ्लूइड है तो ऐसा नहीं हो रहा. 10 kg is being balanced by 1000 kg. So how it is going to not violate conservation of energy? This is my question. तो ये वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? I am giving you 30 seconds. Think about it, then we will discuss. 10 kg is being balanced by 1000 kgs. How is it possible? हाँ जी सर, बिकॉज प्रेशर स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी है, तो एक हाइट पे एक ही लेवल का वही होगा, प्रेशर आएगा. तो अगर हम एक हाइट पे देखें तो जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे फोर्स भी कम करना पड़ेगा, और जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहाँ पे फोर्स भी ज्यादा करना पड़ेगा प्रेशर तो को प्रेशर को सेम करने के लिए आप कह रहे हैं. यस सर. तो आपका ये है कि P इज इक्वल टू रो जी एच है, लेकिन अभी तक हम उस पे पहुंचे नहीं है फॉर्मूला पे. हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन इसी पे है. तो इसमें और क्या सोच सकते हो? मान लो ये आपको फॉर्मूला ना पता हो, तो कैसे बैलेंस हो रहा है? मतलब अगर हम वर्क डन निकाल ले दोनों केस में, अगर वो सेम आ रहे हैं तब तो एनर्जी कंजर्व्ड है. हाँ जी, क्लियर है? अगर हम वर्क डन निकाल लें F1 और F2 का, और दोनों अगर वर्क डन सेम आ रहे हैं, तब एनर्जी कंजर्व्ड होगी. क्योंकि अगर सेम नहीं आ रही तब तो कुछ वर्क एनर्जी जनरेट हो रही है. दैट इज इनकरेक्ट. तो अब मुझे बात बताइए, जब आप F1 फोर्स अप्लाई करेंगे, इसका एरिया A1 है, मान लीजिए पिस्टन मूव कर जाती है D1, तो वर्क डन कितना हुआ बाय फोर्स F1? F into D1. F1 into D1. This is the work done by force F1. तो ये D1 मूव कर रहा है, उससे क्या होगा? दिस विल मूव D2. तो वर्क डन कितना होगा? अगर मान लो F2 into D2. सर लेकिन एंगल तो 180 डिग्री हुआ ना दोनों में. हाँ, 180 डिग्री हुआ, लेकिन मान लीजिए अभी मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये F2 नहीं था, ये तो तब हुआ ना, अगर आप ये ऐसे कह लीजिए, अगर D2 मूव करना था,
अगर दोनों को आपने स्टेशनरी रख रखा तब तो नहीं हो रहा वर्क डन। अब मैं ऐसा केस कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे ये पड़ा है ऐसे, ये आपने इस पे लगा दिया F1 और ये एरिया A1 था, ये डिस्टेंस D1 मूव कर गया, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा था इस पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये इस पे फोर्स, इस पे कितना मूवमेंट होगी D2, और इस पे फोर्स कितनी लग जाएगी F2, तो वर्क डन कितना होगा F2 इंटू D2। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ये मूवमेंट करवा रहे हैं, ये वाला केस तो स्टेशनरी का है जिसमें हमने इक्विवेलेंट फोर्स लगा रखी है, लेकिन अगर वर्क डन हमें पता लगाना है तो हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो मान लीजिए ये F2 इंटू D2 हो गया, तो मुझे बात बताइए क्या F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2 मैग्नीट्यूड मानू और नॉट? कौन सा केस होगा? से बराबर होना नहीं चाहिए मेरे साथ। बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है फिर तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर दिया। आप समझ रहे हैं? आपने वर्क डन W1 किया और W2 वर्क आ रहा है, तो अगर ये इक्वल नहीं है, किस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी? मुझे बताइए दोनों केस में से किस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी इन दोनों में से? जब बराबर नहीं हो। बराबर नहीं हो। और दूसरा केस कौन सा हो सकता है कि अगर वर्क डन 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन 1, क्योंकि ये तो हो सकता है कि आपने कुछ वर्क किया, यहां पे लॉसेस हो गया और आपको कम वर्क मिला, वो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आ रहा है, लेकिन आपने थोड़ा काम किया और आपको ज्यादा काम मिल रहा है, सो दैट इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? अब मुझे बात बताइए, जब आपने इसको डिस्टेंस D1 मूव किया तो कितना फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया आपने नीचे? A1 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 D1। यहां पे कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ फ्लूइड? A2 D2। ये तो सेम है यस। क्योंकि कोई लीकेज नहीं है इस सिस्टम के अंदर नो। और इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू D2 A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। No, So what sir. does that tell you? A2 upon A1 is 100 is equal to D1 upon D2. And what is F2 upon F1? 100. And what are the work done? F1 into D1. And if I equate it equal to F2 into D2, मेरे पास क्या आ रहा है? F2 upon F1 is equal to D1 upon D2, और ये किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो प्लीज रिमेंबर, एनर्जी इज कंजर्व्ड क्योंकि वर्क डन दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 10 kg यहां पे रख रखा है, तो फोर्स टोटल कितनी होगी? अराउंड 100 न्यूटन। Yes, और sir. यहां पे फोर्स कितनी होगी? 10⁴ और 10,000 न्यूटन। तो अगर आपको इसको 1 मीटर ऊपर उठाना है इस ब्लॉक को, आपको इसको कितना नीचे लेके जाना पड़ेगा ताकि वर्क डन सेम हो जाए? 10 मीटर। हाँ जी 100 मीटर। 100 मीटर, क्योंकि यहां पे कितना होगा वर्क डन? 10⁴ न्यूटन इंटू 1 मीटर,
सो दिस इज द वर्क डन इन दिस केस. इसमें आपको पता है 100 न्यूटन है, तो इनटू क्या करोगे ताकि इसके बराबर आ जाए? तो x विल बी 100 मीटर. तो तभी आपने देखा होगा अगर आप जब जैक को लगाते हैं, ये आपका जैक है, अगर यहां पे आपको कितनी बार मूवमेंट करनी पड़ती है? इट डजंट गो अप इन वन सिंगल मूवमेंट. तो अगर मान लीजिए आपको इसको 20 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना है, ठीक है, और यहां पे जो सिलेंडर है, मान लीजिए यहां पे जो एरिया A1 है, यहां पे एरिया A2 है, और A2 अपॉन A1 मान लीजिए 100 है, ठीक है, और यहां पे आप 10 kg फोर्स लगाते हैं, तो आपको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा एक्चुअल में इसको 20 सेंटीमीटर ऊपर करने के लिए? और मान लीजिए यहां पे गाड़ी जो है वो 1000 kg की है. तो आपको हैंडल जो है, आप जो पंप कर रहे हो, मान लो ये डिस्टेंस, एग्जांपल मैं बोलूं, दिस इज से 2 सेंटीमीटर, तो आपको कितनी बार इसको पंप करना पड़ेगा इसको 20 सेंटीमीटर राइज करने के लिए? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सॉल्व दिस क्वेश्चन. से दिस स्ट्रोक इज 2 सेंटीमीटर और ये 10 kg आप इस पे फोर्स लगाते हैं, आपको इसको 20 सेंटीमीटर ऊपर करना है, तो कितनी बार आपको स्ट्रोक लगाना पड़ेगा? ये so I think I have got one answer and it is from Naveen. I think Naveen, you are correct. So you will have to pump it 1000 times. 1000 times. तो एक्चुअल में अगर आपको सेंटीमीटर्स में देखना है तो कितना जाना पड़ा आपको 20 सेंटीमीटर राइज करने के लिए? तो इतने सेंटीमीटर एक्चुअल तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपका यहां पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही जाता है. तो इसको आप पूरा करते हो 1000 बार उसी चीज को रिपीट करके. एंड दैट इज हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड. तो ये चीज आपने बहुत ध्यान में रखनी कि इसमें कोई एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, आप उतना ही वर्क कर रहे हो. सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप उसको स्ट्रोक कम फोर्स से लगा रहे हो तो आपको ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ रहा है ताकि आप सेम वर्क को बराबरी कर पाओ. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? सर, हाँ जी. इसका मतलब इस मैकेनिज्म में जो हम इनपुट लगा रहे हैं वो आउटपुट के इक्वल आएगा. हाँ, तो फिर इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो जाएगी इस मैकेनिज्म की? एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट. हाँ, आप वो कह सकते हो. मान लो जो 10 किलो न्यूटन है, जैसे आप 10 kg लगा रहे हो, अगर ये इसमें और कहीं इस मैकेनिज्म में और लॉस नहीं हो रहा तब 100% हो रही है. बट इन प्रैक्टिकल तो 100% नहीं होगी ना वो एफिशिएंसी. प्रैक्टिकली कुछ यहाँ पे आप जॉइंट्स हैं, आप समझ रहे हो, तो कुछ जॉइंट्स में आपकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेट हो रही होगी, तो तभी 100% एग्जैक्ट नहीं आती. लेकिन प्लीज डोंट मिक्स अप दिस विद कार्नोट एफिशिएंसी. जो आप थर्मल में पढ़ते हो कि टोटल हीट को हम वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग डिफरेंट. यहां पे एफिशिएंसीज आपको 95-97% भी मिल सकती हैं, लेकिन थर्मल एफिशिएंसीज कभी उतनी हाई नहीं मिलती. तो दिस इज मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो इस केस में अगर आपकी फ्रिक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं तो आप 97-98% आप एफिशिएंसी ले सकते हैं. तभी आप खुद भी देखिए, आप एक कार को लिफ्ट कर पाते हैं इतने कम अपने हाथ की फोर्स से. सो दैट इज द रीजन यू आर डूइंग द सेम वर्क. हाँ जी, क्लियर है? यस सर.
So I am now posing you another question before I start the mathematical part. Are you able to see the questions? My first question is, which land animal has to pump the largest volume of blood? I have given you the hint. The answer is any one of the two. I want you to identify which is the answer and why. Giraffe. Hanji? Giraffe. Giraffe. Why? Because sir, its neck is too long, and they even like rotate their neck in order to help with the blood flow to their brain. Okay, so heart is somewhere here and brain is somewhere here. So this is typically 7 feet. So, but that is the answer of which question? First question, second question, or third question? First question, sir. So let me know first what is the answer of second. Then you will get to know why. Largest heart. That is the answer of the third question. Giraffe. लार्जेस्ट हार्ट के लिए का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करना है, तो मैक्सिमम ब्लड किस में होगा? एलिफेंट में होगा कि जिराफ में होगा? एलिफेंट में. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? एलिफेंट. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड? एलिफेंट. व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड? जिराफ. स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ? बिकॉज इट हैज टू पंप. हाँ, हाइट. इसको रो जी एच तक लेके जाना है, तो इसको पंप करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. क्योंकि हमने देखा था, आपको याद होगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में भी, इट इज नॉट द अमाउंट बट द हाइट दैट मैटर्स. तो स्ट्रॉन्गेस्ट heart is of giraffe, whereas largest heart is of elephant. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? नो सर. अब मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑब्जर्व दिस. आई एम शोइंग यू 2 पिक्चर्स. And there is a question written down at the bottom. Have you read this question? देख लिया आपने ये क्वेश्चन? Yes, sir. अब आप ये देखिए. ये समझ आ रहा है? मैंने एक ग्लास के ऊपर, ये क्या चीज है? Have you seen this? What is this? Has anyone seen? Yes, sir. Yes, sir. So it sticks to a plane surface. Yes. Yes, sir. This is called a suction cup. So my question is this one. What balances the weight of this toy elephant? So the suction cup creates a vacuum between the surface and its curve. And so the pressure outside is so high that it gets balanced and it gets stuck. So there is no a tape like a structure out there, like there is no adhesive thing, but it still sticks. Okay, so the pressure outside, the atmospheric pressure is pushing this up because there is no equivalent downward pressure because you have vacuum here. So this is again counterintuitive क्योंकि इसमें कोई आपने एडहेसिव नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो इसका जो mg वेट है वो कौन बैलेंस कर रहा है? एयर प्रेशर ऑन दिस, that is outside. And similar is the case for this house lizard.
किसी को कोई भी डाउट? Any doubts to anyone? Now I am coming to the derivation part that we have been discussing that P is equal to rho GH, but now we will formally derive that expression and see कि कौन से assumptions में ये valid है. तो मैंने क्या मान लिया? I have taken a pond, मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया एक वाटर के पॉन्ड का या तालाब का. And what is this representing? Free surface. Free surface. I'm taking a small element. मैंने एक small element ले लिया. This is a small element that I'm taking somewhere in the fluid. So what is happening is मैंने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है प्रेशर. So I am taking a small differential control volume about this point and say this point is G. तो इसको मैंने यहां पे ब्लो अप करके बना दिया. किसी को कोई डाउट? और अब इस केस में मैंने टेट्राहेड्रन एलिमेंट नहीं लिया. I have taken the conventional cube. What is the reason? मैंने क्यूब क्यों ले लिया? अब टेट्राहेड्रन क्यों नहीं लिया? Is it required? टेट्राहेड्रन रिक्वायर्ड है अभी? सर क्यूब हाईली सिमेट्रिक होता है इसलिए. हाँ, सिमेट्रिक है. It will actually make the analysis easy. Nothing more than that. So what I am doing is, now please try to see, मैंने सारे फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया हुआ है. यहां पे सरफेस है और यहां पे बॉडी फोर्सेस है. ये दोनों ही लग रही हैं. मैंने उनको सिर्फ अलग अलग करके दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो वो सेम क्यूब है. एक्चुअल में इसमें सरफेस और बॉडी फोर्सेस दोनों साइमल्टेनियसली लग रही हैं, लेकिन मैंने इनको शो डिफरेंट डायग्राम्स में किए सिर्फ इसलिए ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो. सो ये ब्लू लाइंस जो दिख रही हैं आपको, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रही हैं. एंड दीज आर बॉडी फोर्सेस इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन. तो जो आप नॉर्मली देखते हैं वो सिर्फ क्या होती है? बॉडी फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड दैट आल्सो इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, जो आप ग्रेविटी देखते हैं. लेकिन आर एनालिसिस इज अगेन फॉर अ जनरलाइज केस. तो हमने हर तरह की बॉडी फोर्स मान ली. लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कि भाई बी वाई ही सिर्फ है बॉडी फोर्स पर यूनिट मास और वो -g के बराबर है. बाकी सब जीरो है. वो हम बाद में करेंगे. लेकिन दिस इज द मोस्ट जनरल एनालिसिस इन विच वी अज्यूम दैट bx is not equal to 0, by is not equal to 0 and bz is also not equal to 0. ये सबसे जनरल एनालिसिस है. ये तो होगी बॉडी फोर्सेस इस एलिमेंट पे. इसी तरह से इस पे सरफेस फोर्सेस होंगी. तो मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है रोमन नंबर से 1 2 3 अप टिल 6. तो 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सरफेस फोर्स ऑन फेस ए बी सी डी. 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस फोर्स ऑन ई एफ एच जी. लाइकवाइज 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस फोर्स ऑन एफ बी सी एच. 4 रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस फोर्स ऑन ए ई जी डी. 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस फोर्स ऑन ए बी एफ ई.
and 6 is representing surface force on DCHG. किसी को कोई भी डाउट? तो टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है हमारी इस डिफरेंशियल एलिमेंट में? 9. 9. So 6 are surface forces and 3 are body forces. हाँ जी, क्लियर? अब इसको ध्यान से देख लीजिए, मैंने सभी फोर्सेस को मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिए. So this is 2. 2 means what? 2 किस प्लेन पे है? टू किस प्लेन पे है? XY प्लेन. XY प्लेन पे. कौन सा प्लेन है? नंबर इसको नेम बताइए. E, F, GH. HG और GH. So this is the pressure force. So this is pressure into area. So area is dx into dy. So this is pressure into area. So this is the force pointing in which direction? Positive or negative z direction? Positive. Positive z direction. और फेस 1 पे, फेस 1 का मतलब हो गया ABCD. हमने क्या बोला था? किसी भी पॉइंट पे प्रेशर P है, लेकिन मान लो अगर कोई और पॉइंट ले लूं Q, उस पे प्रेशर डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा. होगा. तो P अगर ये है तो Q पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उस पे प्रेशर डिफरेंट होगा. तो अभी ध्यान रखना, हमने इसमें अभी तक P इक्वल टू रो जी एच पे नहीं आए हैं, क्योंकि अगर आप P इक्वल टू रो जी एच सोचने लग जाओगे अभी, तो आप बोलोगे कि x डायरेक्शन में तो प्रेशर वेरी नहीं करता. क्योंकि अगर हम ग्लास में देखें, जैसे आप बोलते हो कि अगर ये हाइट h है तो यहां पे भी प्रेशर सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है. लेकिन ये तब सेम आता है जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं. लेकिन अभी तक हम इस फॉर्मूला पे पहुंचे नहीं है, अभी जनरल है. So it means pressure at this point and this point and this point are they are different. तभी हमने अज्यूम करा है कि इस डायरेक्ट इसमें भी पॉइंट डिफरेंट है और यहां पे आके डिफरेंट हो गया. और ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? पर्टिकुलरली दिस, व्हाट इज दिस टर्म? अगर प्रेशर यहां पे P है, एक डिस्टेंस dx पे कितना प्रेशर चेंज हो जाएगा? हाँ जी, बताइए. अगर कोई मान लीजिए एग्जांपल में बोलूं, एग्जांपल हम मान लीजिए यहां पे पॉइंट A है और यहां पे पॉइंट B है, यहां पे प्रेशर P है, ये B पॉइंट dx डिस्टेंस पे है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? जिस रेट से प्रेशर x डायरेक्शन में चेंज करता है into dx. तो ये क्या होगा? बेसिकली चेंज इन प्रेशर एज वी गो फ्रॉम A टू B. और B पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस करली P बाय करली x इंटू डी एक्स. या तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको देख सकते हैं, दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन. सर याद है आगे आपको? हमने किया सर, हाँ जी, del 2p upon del x square into del x dx square upon 2 factorial. आप वो वाला ऐसे कर रहे हैं ना. तो व्हाट यू आर डूइंग इज
You are actually neglecting the higher order terms. जब टेलर सीरीज लिखते हैं, ये टेलर सीरीज याद है आपको? Yes sir. So this is the Taylor series. इसमें अगर आप सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स ले लें, so this is defining your pressure change as you move from one location to another location. आपने हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये dx बहुत छोटा है, तो you have neglected these higher order terms. सर फिर इसको p के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया? कैसे? सर p के रिस्पेक्ट में तो सर dx तो बहुत छोटा है ना सर, चेंज इन प्रेशर इनटू dx बहुत छोटा ही होगा. जैसे एग्जांपल में बोलूं, एग्जांपल बोल रहे हैं हम, मान लो ये जो एलिमेंट है ये एक नोजल में होता, तो मान लो ये पॉइंट होता ए, ये पॉइंट बी होता, तो क्या प्रेशर ए और बी पे सेम होता कि डिफरेंट होता? सर डिफरेंट होता. डिफरेंट होता, ठीक है. मान लो ए पे प्रेशर पी है, बी पे कुछ चेंज कर रहा होगा, हमें नहीं पता वो क्या फंक्शन है. बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि बी पी बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस करली पी बाय करली एक्स इंटू डी एक्स. अब इस केस में करली पी बाय करली एक्स क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नोजल के केस में जब सर नेगेटिव होगा तो वो अपने आप वैल्यू आ जाएगी. तो पी बी विल कम आउट टू बी पी ए माइनस कुछ, यहां पे कुछ टर्म आ जाएगी. तो ये तो नॉन जीरो नहीं हुआ, ये बहुत छोटा तो नहीं हुआ. अब आप जो कह रहे हो अगर dx छोटा है, बहुत केसेस में ये हो सकता है कि अगर dx बहुत छोटा है तो क्या हो जाए, नियरली इक्वल टू पी ए, जो आप बात कर रहे हो. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा क्योंकि ये सिर्फ हम एक बार dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सर dx तो तब लिखते हैं ना जैसे डेल्टा x होगा ना, फिर यहाँ पे dx तब लिखते हैं जब डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है. अच्छा, आप उस, हाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू मैथमेटिक एग्जैक्ट, सो यू कैन राइट डाउन दिस डेल्टा x. लेकिन मैं इसलिए डेल्टा x नहीं लिख रहा क्योंकि एक्चुअल में हमने ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिया. ऑल्दो इट इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये भी जो आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, इसमें भी क्या कंडीशन होती है अगर आपको याद हो. मैं यहां पे ये होना चाहिए था h स्क्वायर. क्या कंडीशन होती है? h शुड बी वेरी स्मॉल. तो यहां पे भी क्या है, मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, p एट व्हाट, p एट x plus dx is equal to p at x plus curly p by curly x into dx plus curly square p by curly x square into dx square by 2 factorial. तो इसमें dx छोटा है, मैं समझ रहा हूं. जैसे एग्जांपल बोले हम, dx मान लो 0.1 है और प्रेशर जो चेंज हो रहा है दिस स्लोप से, दिस इज 10, तो 10 इंटू 0.1 इज 1. और यहां पे अब देखिए क्या हो रहा है, कर्ली स्क्वायर पी बाय कर्ली एक्स स्क्वायर. तो मान लीजिए ये छोटा होगा वैल्यू, या ये मान लीजिए बड़ी है, इसको 10 भी मान लूं अगर मैं, कोई चेंज नहीं आ रहा. इसकी क्या वैल्यू होगी, 0.01, तो चेंज कितना हो गया, 0.1. इसमें 1 है, इसमें 0.1 है, तो यू कैन निग्लेक्ट 0.1 एज कंपेयर टू 1. तो यही सारा मेथड है टेलर सीरीज एक्सपेंशन में भी, कि आप although this is not equal to, so please remember when I write down this fx plus h, I should always put this sign. This is equal to fx plus h f dash x. This is not equal to, this is only approximately equal to this. This is not exactly equal to this. So for h very small value. हाँ, h very small value में भी exact तो होगा नहीं. यहां पे जो टर्म्स है, मान लो उनका मैग्नीट्यूड इतना ही है, 10 - 7 है, तब भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है.
Sir, we have a class at 10:30. Okay. So I'm breaking for today. We will continue with this. So if you have any doubts, we can discuss in the next lecture.